हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ नाटक लिखने का व्याकरण ये पढ़ने जा रहे हैं। नाटक हम सभी जानते हैं। नाटक क्या होता है? किसी प्रकार की कहानी या कोई भी कथानक को जब मंच प्रदान कर दिया जाता है तो उसे नाटक कहा जाता है। हमें नाटक के उसमें देखना है कि हमारे सामने हमेशा ये प्रश्न आता है कि नाटक को भी साहित्य के अंतर्गत ही रखा जाना चाहिए क्या उसे भी नाटक को साहित्य के अंदर ही रखा जाएगा क्या? जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में प्रचलित है, वहीं निश्चित रूप से जो नाटक है वो लिखित रूप ही नहीं है, सिर्फ उसे मंचन भी प्रदान किया जाता है। वो मंचन में हमारे सामने एक पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती है, बल्कि नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर शामिल कर लेता है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है कि वह समय का बंधन होता है, क्योंकि नाटक देखने वाला कोई एक विशेष मुद्दे के ऊपर एक निश्चित समय सीमा तक ही उसे देख सकता है। इस बात का विशेष ध्यान नाटक वाले को रखना होता है। लेखक को भविष्य काल में उठने वाली स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नाटक को लिखना होता है। जिस प्रकार से कहानी, कविता, उपन्यास कोई भी चीज़ें हैं जो उसे एक बार शुरू करके बीच में रोका जा सकता है, फिर से पुनः शुरू किया जा सकता है, लेकिन नाटक अगर एक बार शुरू होता है तो वह पुनः बीच में नहीं रोका जा सकता है, वो निरंतर चलता रहता है। मुख्य रूप से नाटक के हर अंक का समय निर्धारित होता है। जैसे कि नाटक में अगर 3 अंक होते हैं तो बोला जा सकता है कि वो हर अंक का जो समय है वो निश्चित होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर ले कि भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को अगर हम देखें तो उसमें भी नाटककारों से अपेक्षा की जाती है कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो, ताकि एक बार में व्यक्ति उसे देख सके और उसे देखते हुए परेशानी ना हो उसे। अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द अंग होता है उसमें शब्द। नाटक के अंदर जो शब्द होते हैं उसको नाटक का शरीर कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो शब्द होते हैं वो संवाद के रूप में होते हैं, जो किसी की भी भावनाओं को व्यवस्थित रूप से बताने का मुख्य कार्य करते हैं। इसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसी कारण साहित्य के सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट मानी जाती है। वैसे कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है, लेकिन अगर अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। ऊपर के तथ्यों को हम ध्यान में रखें तो जो कवि है वो जितनी अच्छी शब्दों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से नाटक के लेखक को भी संवादों में उतने ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। तो नाटक मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों के बराबरी कर सकता है, क्योंकि एक ही नाटक एक ही बार में बहुत बड़े कथानक और बहुत बड़ी बात को भी कह सकता है। एक नाटक के लिए सबसे जरूरी होता है उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप में उसका शिल्प तैयार करना होता है, जिसका एक कथानक होता है जिसके आसपास पूरा नाटक घूमता है, और उसी का सबसे जरूरी माध्यम होता है उसके संवाद। नाटक के जो संवाद होते हैं बहुत ही सशक्त होना चाहिए। जिस नाटक के संवाद बहुत अच्छे होते हैं, जिसका भी काम कौन करता है? सूत्रधार करता है उसके संवाद का कार्य। जिसके संवाद बहुत सशक्त होते हैं वो नाटक उतना ज़्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है नाटक में अगर हम बात करें विषय वस्तु की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, भाषा में सबटेक्स्ट कहते हैं संवाद को। तो अगर हम देखें नाटक में इस तत्व में जितनी ज़्यादा संभावनाएं होगी, मतलब उसके संवाद जितने अच्छे होंगे वो उतना ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। और नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम होता है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान तो होता ही ना, तो यही विचारों को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। नाटक इस प्रकार से होता है कि उसमें स्वीकार और अस्वीकार दोनों ही बातों को, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही बातों को लिया जा सकता है, दोनों को ही बताया जा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि हमारे आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस ज़्यादा आकर्षित लगते हैं। जैसे हमारे आजकल के नाटकों में, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी फिल्मों में विलेन ज़्यादा प्रसिद्ध और आकर्षक बताए जाते हैं कि उनकी तरफ आकर्षण ज़्यादा है। जो नकारात्मक व्यक्तित्व है उनको भी मुख्य आधार पर रखा जाकर नाटक लिखे जाते हैं। और नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किया जाए वो सपाट सतही टाइप ना हो, मतलब कि गहराई होनी चाहिए उसके चरित्र में जिसको कि लोग समझ सकें। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, और एक तरह से अगर हम उनको एक शब्दों में पिरोने की कोशिश करें तो उसे भी एक नाटक का रूप दिया जा सकता है। जिससे कि आपने देखा है कि बहुत से हमारे परिवेश में रोज रोज के जो नाटक होते हैं, जो डेली शोप्स जो हमारे टीवी में आते हैं,
जैसे हम अलग अलग नाटकों को देखते हैं तो वो हमारे आसपास की ज़िंदगी के तो सारे नाटक होते हैं कि हमारे आसपास होने वाली सारी घटनाएं, हमारे आसपास की जो घटनाएं, हमारे घरों में जो घटनाएं होती है, परिवारों में, समाज में जो होती, उन्हीं के विषयों को लेकर तो वो नाटक बनाए जाते हैं। और आज हिंदी के नाटककारों के पास में शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प हैं, जैसे कि स्वप्न वासव दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत के जो नाटक है वो मुख्य ढांचा देते हैं कि आप नया कुछ नाटक लिखने जा रहे हैं तो उसका ढांचा आपको ये देते हैं। उसके बाद में मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से भी हम घटनाओं को बता सकते हैं और शेर और शायरी, गीत संगीत, इन सब को भी संवादों का रूप दे सकते हैं, क्योंकि अपनी बातों को व्यक्ति किसी भी रूप में कह सकता है, शेर के रूप में, शायरी के रूप में, कविता के रूप में, किसी भी रूप में वो अपनी बात को कह सकता है। इस प्रकार से नई नई चीज़ों को हम नाटक में डाल के नए नए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि नाटक एक पूरी तरह से एक कथानक के आसपास गूंथी हुई पूरी घटना होती है, लेकिन इसकी मुख्य बात होती है इसका तत्व, इसका कथानक, इसका मंचन और इसकी समय सीमा। इसकी इन मुख्य बातों को हमें ध्यान में रखते हुए नाटक की रचना करनी चाहिए। धन्यवाद।